मैं डॉक्टर सविता रावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, बीएड, डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में हूं। मैंने इससे पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस पार्ट 1 लिया था, जिसमें कि मैंने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपस में इनका क्या संबंध है, इनके में क्या अंतर है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं, या ऑब्जेक्टिव्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या नीड्स होती है, इस पर बात की थी। आज हम इसका पार्ट 2 ले रहे हैं, जिसमें कि हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो हमारे कॉग्निटिव डोमेन में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी बात करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि हमारे उद्देश्य या लक्ष्य या एम्स की प्राप्ति में जो छोटे छोटे एफर्ट्स किए जाते हैं उन्हें प्राप्ति उद्देश्य कहते हैं। डेली जो हम शिक्षा के माध्यम से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, ये अल्पकालिक शॉर्ट टर्म इमीडिएट गोल्स या बहुत छोटे तात्कालिक उद्देश्य हैं जो कि स्पेसिफाइड क्लासरूम सिचुएशन में प्राप्त किए जा सकते हैं। इन्हीं शॉर्ट टर्म या इमीडिएट गोल्स या प्राप्ति उद्देश्यों को मिलाकर हम बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति या एम्स की प्राप्ति करते हैं। विज्ञान शिक्षण में उद्देश्यों की अल्टीमेट रियलाइजेशन के लिए या अंतिम प्राप्ति के लिए शिक्षार्थियों में व्यवहार परिवर्तन इन छोटे छोटे उद्देश्यों के माध्यम से ही लाया जा सकता है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमें अल्टीमेट रियलाइजेशन या एम्स की ओर ले जाते हैं हमारे व्यवहार परिवर्तन के द्वारा। अब हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि तीन कैटेगरीज में हमारे व्यवहारगत परिवर्तन को 3 पक्षों में विभाजित किया डॉक्टर बीएस ब्लूम ने, और इसी आधार पर सीखने के प्राप्य उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो हमारे जो सीखने के प्राप्य उद्देश्य या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें सर्वप्रथम हमारे पास आते हैं ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य। कॉग्निटिव डोमेन या ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत हमारे पास कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। इनका संबंध सूचनाओं, ज्ञान, सिद्धांतों, तथ्यों और नियमों आदि की जानकारी से होता है। शैक्षिक क्रियाओं अर्थात विद्यालय में कक्षा शिक्षण द्वारा ज्ञानात्मक या कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति की जाती है। भावात्मक प्राप्य उद्देश्य या अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उनको अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव या भावात्मक प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। इनका संबंध बालक की विभिन्न रुचियों, अभिवृत्तियों, प्रशंसा एवं अन्य भावात्मक मूल्यों के विकास से होता है। तीसरे हमारे पास आते हैं मनोशारीरिक या क्रियात्मक उद्देश्य। इन्हें साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। ये हमारे साइकोमोटर पक्ष को दिखाते हैं, हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं या हमारे अंदर कुशलताओं का, स्किल्स का डेवलपमेंट, हमारी जो मोटर एक्टिविटीज है बॉडी की, उनसे संबंधित ये उद्देश्य जैसे लिखना, खेलना, उपकरणों को प्रयोग में लाना, पढ़ना, चित्र बनाना, आरेख बनाना आदि। तो ये 3 जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं या डोमेन्स हैं हमारे जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, इनके अंतर्गत आज हम कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के विषय में पढ़ेंगे। ये टेबल मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, जिसमें ये देखिए पहली कैटेगरी जो है वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, इसके अंतर्गत ज्ञान, नॉलेज, बोध, कॉम्प्रिहेंशन, ज्ञानोप्रयोग या अनुप्रयोग, प्रयोग, एप्लीकेशन, इसको हम कहते हैं। विश्लेषण या एनालिसिस, सिंथेसिस या संश्लेषण और मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, इन कैटेगरीज को आज हम अध्ययन करेंगे। संज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव डोमेन मानसिक क्रियाओं से संबंधित पक्ष है। ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य या कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स इसके अंतर्गत आते हैं।
इसका संबंध सूचनाओं, ज्ञान, सिद्धांतों, तथ्यों और नियमों की जानकारी से होता है। शैक्षिक क्रियाओं अर्थात विद्यालय कक्षा कक्ष में शिक्षण के माध्यम से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। डॉक्टर बीएस ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को 6 वर्गों में बांटा, जैसे जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए, ज्ञान से और मूल्यांकन तक। और प्रत्येक वर्ग एक निश्चित बढ़ते हुए क्रम में हायरार्कियल ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया है। एक उद्देश्य अगले उद्देश्य के लिए बेस या आधार का कार्य भी करता है। पहले जो उद्देश्य हैं वो अगले के आधार पर हम देखें तो वो कठिनतम उसकी ओर बढ़ते चले जाते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे पहला हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य आता है नॉलेज या ज्ञान। वैज्ञानिक तथ्यों, शब्दों, नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना, बालकों को विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान देना। जैसे हम विज्ञान में छात्रों को फैक्ट्स का नॉलेज देते हैं, उन्हें साधनों और स्रोतों का ज्ञान देना, मौलिक और अमूर्त तथ्यों का ज्ञान देना। हम छात्रों को परिभाषाएं बताते हैं, नियम बताते हैं, तथ्य बताते हैं, तत्वों का ज्ञान देते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो ज्ञान या नॉलेज की श्रेणी में आता है। इससे संबंधित उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्रथम श्रेणी में आते हैं। इनसे संबंधित कुछ एक्शन वर्ब्स हैं जिनके प्रयोग होने से हमें पता चल जाता है कि ये ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। इसमें पहली आती है परिभाषित करना, डिफाइन करना। The student will be able to define the term force. प्रत्यास्मरण करना, student will be able to recall या प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र पहचान कर सकेंगे, छात्र कथन कर सकेंगे, स्टेटमेंट दे सकेंगे। इसका मतलब उन्हें ज्ञान हो गया है। उनसे जो बात पूछी जाए उस पर वो स्टेटमेंट दे पाएंगे, कथन कर पाएंगे, मापन कर पाएंगे, बता पाएंगे मेजर करके कि ये है। सूची देना, लिस्ट कर पाएंगे चीजों को कि ये इस कैटेगरी में आती है, ये इस कैटेगरी में आती है, ये चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से वो आपने मैच द कॉलम्स और इस तरह की चीजें जैसे आपने किए होंगे इवैल्यूएशन में, तो इस तरह के कार्य वो कर पाएंगे। चयन करना, चीजों को इवन ऑड को सेलेक्ट कर पाएंगे, कौन सी चीज उस कैटेगरी में आती है, उस सर्कल में आती है नहीं आती है, उसमें वो विषयगत विशेषताएं हैं या नहीं है, या लिखना। तो ये सब ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। अगर ये एक्शन वर्ब है तो हम समझ जाएंगे कि हमारे उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य, मुख्यतः इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है हमारे पास बोध या कॉम्प्रिहेंशन। प्राप्त किए गए ज्ञान के संबंध में समझ या बोधगम्यता होना, अंडरस्टैंडिंग, समझ होना। जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, अब ये उससे थोड़ा और ऊपर लेवल का उद्देश्य है कि लिए गए ज्ञान को आत्मसात करना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना, बोधगम्य करना। और इसके लिए कार्यसूचक क्रियाएं हैं। एक्सप्लेन करना, यदि हम लिए गए ज्ञान को एक्सप्लेन कर पाते हैं, इंडिकेट कर पाते हैं, चीजों को, संकेतों को समझ पाते हैं। अगर लिखा है Na तो हम पहचानते हैं कि सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसी तरह निर्णय लेना, यदि हमें ज्ञान है और उसके बाद समझ है तो हम किसी भी प्रश्न को हल करने में या किसी भी तथ्य को परखने में भूल नहीं करेंगे और हम उस पर निर्णय ले लेंगे। इंटरप्रेट करना, अर्थापन करना, उसके आधार पर इंटरप्रेट करना लिए गए ज्ञान के आधार पर। तो अंडरस्टैंडिंग के बिना, बोधगम्यता के बिना ये नहीं संभव। अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना एक भाषा से दूसरी भाषा में। चयन करना, सेलेक्ट करना। आप कहते हैं कि इसमें से कोई और सेलेक्ट कीजिए, इसमें से इवन सेलेक्ट कीजिए, ये किसके श्रेणी के रहे, ये सेलेक्ट कीजिए। तो ये बोधगम्यता से ही संभव है, कॉम्प्रिहेंशन से ही संभव है। कैटेगरी बनाना, क्लासिफाई करना, वर्गीकरण करना, फॉर्मुलेट करना, प्रतिपादन करना और प्रस्तुत करना, किसी भी चीज को प्रेजेंट करना। तो ये तभी संभव हो पाता है जबकि हम क्या करते हैं, किसी भी सीखे गए ज्ञान को जब हम आत्मसात कर लेते हैं, बोधगम्य कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तब हम इन अगली क्रियाओं को कर पाते हैं। तो पहले उद्देश्य की अपेक्षा ये दूसरा उद्देश्य उच्च स्तर का है। तीसरा आता है एप्लीकेशन
या ज्ञानोपयोग या अनुप्रयोग भी जिसको हम कहते हैं, प्रयोग भी कहते हैं। सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में या विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना। जो भी ज्ञान हमने सीखा है उसको विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना। जैसे हमने कोई फॉर्मूला सीखा है, उसको हम विभिन्न सवालों में रख पाएंगे। जैसे विज्ञान में हमने सीखा है F = ma और हमें m दिया हुआ है और a दिया हुआ है, तो हम f के मान की गणना कर पाएंगे। हमने सूत्र में वैल्यूज को रख दिया। हमने सामान्यीकरण कर लेना। अगर हमारे पास 4 उदाहरण एक जैसे हैं तो हम सामान्यीकरण कर सकते हैं कि इस नियम के अंतर्गत आते हैं। तो ज्ञान और बोधगम्यता के पश्चात ज्ञानोपयोग या एप्लीकेशन आता है, जिसमें कि हम प्रयोग कर लेते हैं, निदान कर लेते हैं, पहचान लेते हैं चीजों को और विभिन्न परिस्थितियों में नए ज्ञान का प्रयोग कर पाते हैं या नवीन परिस्थितियों में सीखे गए ज्ञान को प्रयोग कर लेते हैं। इसके लिए कुछ एक्शन वर्ब्स हैं। गणना करना, कंप्यूट करना। जब हम क्या करते हैं, हमने गुणा भाग सीखा है तो हम बड़े बड़े सॉल्व जिसमें गुणा भी आता है भाग भी आता है, दोनों तरह की चीजें आती हैं, उनको प्रयोग कर पाते हैं। जैसे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें कई तरह की चीजें आती हैं, उसमें मात्र गुणा या भाग ही नहीं आता है बल्कि कई तरह की चीजें आती हैं। तो उनको सबको करते हुए मिलाकर आप उसको कंप्यूट कर पाते हैं, गणना कर पाते हैं। पूर्व कथन करना, प्रेडिक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, प्रयोग करना, यूज करना, जांच करना, पता लगाना, प्रदर्शन करना। तो हम सीखे गए ज्ञान को अलग परिस्थितियों में या अपने तरीके से उसका प्रयोग कर पाते हैं, तो ये ज्ञानोपयोग की श्रेणी में आता है। और दूसरे स्तर जो हमारा बोध था उससे एक स्तर ऊंचा ये उद्देश्य है। चौथा हमारे पास आता है विश्लेषण, एनालिसिस। एनालिसिस माने तोड़ना। किसी भी दिए गए नियम को, विषय वस्तु को, किसी भी दिए गए विषय के किसी चंक को विभिन्न मीनिंगफुल चंक्स में तोड़ना। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी शब्द को बीच में से तोड़ दिया, मीनिंगफुल चंक्स में, जिससे कि उनका अर्थ, उनका विश्लेषण करने में सहायता मिले। तो तत्वों का विश्लेषण, विभिन्न ऐसे तत्वों में, ऐसे एलिमेंट्स में तोड़ना जो सार्थक हो, जिनका कोई अर्थ हो। उनके संबंधों का आपस में विश्लेषण करना, उनके विश्लेषण करने के बाद नियमों को विश्लेषण करना कि किस नियम पर आधारित है। आपने देखा होगा कोई भी एलिमेंट है वो दूसरे के साथ जुड़ता है तो कोई नियम है, कोई उसके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत है। ऐसे ही किसी दो चीजों का आपस में संश्लेषण या मिलाव या कोई कहना चाहिए लवण या कोई चीज नहीं बन जाती जब तक कि उसमें अंदर कोई नियम फॉलो ना हो रहा हो। तो इस तरह से तत्वों का विश्लेषण करना, संबंधों का विश्लेषण करना, ये इसकी खासियत है। इसके लिए जो कार्यसूचक हमारी क्रियाएं हैं वो है विश्लेषण करना, एनालाइज करना। जैसे हमें कोई सम दिया जाता है, सवाल दिया जाता है करने के लिए, हम देखते हैं क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, तो ये विश्लेषण है। हमने प्रॉब्लम को देखा कि हमें क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। भेद करना, विश्लेषण कर हम प्रयास करने की प्रयास करते हैं कि क्या ये वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण इसमें देती हूँ, F = ma, एक सूत्र है हमारे पास। लेकिन अगर M = F/a या A = F/m, तो क्या ये सब एक ही? तो डिस्क्रिमिनेट करना, क्या ये एक ही सूत्र है या ये अलग अलग सूत्र है, क्या एक ही सूत्र के विभिन्न पक्ष हैं? तो ये डिस्क्रिमिनेट करने की क्षमता तभी विकसित हो पाती है जबकि हम विश्लेषण करना जानते हैं। विभाजन करना, सेपरेट करना, चीजों को अलग करना, दो चीजों की तुलना करना, निष्कर्ष निकालना, आलोचना करना, पुष्टि करना, ये सारी चीजें विश्लेषण को दिखाती हैं कि हम किसी तथ्य का, किसी दी गई विषय वस्तु का, सीखी गई किसी बात का विश्लेषण करके क्या उसको प्रस्तुत करने में या उसके आधार पर कुछ कहने में समर्थ हैं या नहीं। तो ये उद्देश्य, तीसरे उद्देश्य ज्ञानोपयोग से भी उच्च श्रेणी का है। और इसी के तरह दूसरा हमारे पास आता है एक और उद्देश्य, संश्लेषण या सिंथेसिस।
विभिन्न तत्वों को नवीन ढांचे या संरचना में समन्वित करके संपूर्ण का निर्माण करना और अमूर्त संबंधों की खोज करना। अब यहां पर देखिए, विभिन्न तत्वों को मिलाकर कोई नई चीज बनाना, किसी संरचना में समन्वित करके निर्माण करना, उनके बीच में संबंध जानना। आपने देखा होगा कि निश्चित कुछ कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के निश्चित अणुओं के अनुपात से ही कोई चीज बनती है। अगर हम उनको किसी भी अनुपात में मिला दें तो शायद वो तत्व नहीं बन पाएगा जो कि हम चाहते हैं। यदि वो तत्व बनाना है तो वही अनुपात, वही ढांचा, वही संरचना चाहिए। तो विभिन्न तत्वों को संश्लेषण कर उनको मिलाकर कुछ कंस्ट्रक्ट करना, नियम। आपने देखा होगा, आपने इक्वेशन बैलेंस करते हैं, आप लोग इक्वेशन दी होती है कि इसको बैलेंस करिए, इसको पूर्ण करिए, इसको एक, तो यही है। आप जानते हैं उसमें सार्थक, उसकी संरचना को आप समझते हैं और उसी के आधार पर आप आगे चीजों का निर्माण करते हैं और उनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं या खोजते हैं। इसके लिए जो क्रियाएं हैं, एक्शन वर्ब, वो है वाद विवाद करना, डिस्कस करना, निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड करना, व्यवस्थित करना या ऑर्गेनाइज करना, सामान्यीकरण करना या जनरलाइज करना, संक्षिप्त करना या समराइज करना, चयन करना या सेलेक्ट करना। कई हमारे इस तरह के इसमें एक्शन वर्ब होंगे जो दो दो तीन तीन जगह भी आ रहे होंगे, तो उनके संबंध, उसके मतलब, उसके जो अर्थ है वो यही है कि उसको संश्लेषण के संबंध में प्रयोग करना, उसको विश्लेषण के संबंध में प्रयोग करना, या उसको ज्ञानोपयोग के संबंध में प्रयोग करना। तो जहां पर, इसलिए क्रिया तो वही हो सकती है लेकिन उसके उपयोग उस उद्देश्य के अनुरूप ही होंगे। तो हम वाद विवाद, कभी किसी चीज पर तर्क वितर्क तभी तो कर पाएंगे जब हम उसके विश्लेषण संश्लेषण से परिचित होंगे, जब हम जानते होंगे कि किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है, जब उसके बारे में हम यथार्थ का नॉलेज रखते होंगे, तभी हम उस पर वाद विवाद या डिस्कशन कर पाएंगे, या निष्कर्ष निकाल पाएंगे, या डिस्कशन कर पाएंगे, या उसको ऑर्गेनाइज करना होगा, व्यवस्थित रखना होगा तो वो कर पाएंगे, या जनरलाइज कर पाएंगे। तो ये बिना उसके तत्वों को जाने, उनकी संरचना को जाने, उसके यथार्थ को जाने, उनके संबंधों को जाने संभव नहीं है। तो ये पांचवा जो हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है, ये भी पहले वालों से उच्च श्रेणी का है। लास्ट हमारे पास आता है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन जो है, मापदंडों के आधार पर निर्णय करके सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन करना। छात्र जो है इंटरनल इवैल्यूएशन, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, दोनों का मानदंडों के आधार पर निर्णय करना। अब यहां पर ये बहुत हाई क्वालिटी का हमारा उद्देश्य आ गया कि जब हम तथ्यों का, हम उद्देश्यों का निर्माण इस दृष्टि से करते हैं कि छात्र आंतरिक और बाह्य मानदंडों के आधार पर निर्णय करके सीखे गए ज्ञान को एग्जिबिट कर सके। तो निर्णय लेना, आप किसी भी, आपने देखा होगा कि आपसे प्रश्न किया जाता है कि ये क्या है, ये किससे संबंधित है, तो आप तुक्का नहीं लगाते हैं, आप उसके आंतरिक और बाह्य जो मानदंड है उनके आधार पर आप निर्णय लेते हैं, सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं कि ये क्यों ऐसा है, ये ऐसा क्यों नहीं है। तो निर्णय लेना, अवॉइड करना, आप कहते हैं नहीं ये इससे संबंधित नहीं है, इस चीज को रिजेक्ट करना, अवॉइड करना, या उसके संबंध में निर्णय लेना, उसकी आलोचना करना, उसको डिफेंड करना, उसके पक्ष में अपना मत रखना, पहचानना, आइडेंटिफाई करना उसको, और मूल्यांकन करना। ये सारी जो एक्शन वर्ब्स हैं ये मूल्यांकन उद्देश्य में प्रयुक्त होती है। तो ये हमारे ज्ञानात्मक पक्ष के, संज्ञानात्मक पक्ष के 6 वर्ग थे, कैटेगरीज थी, जो डॉक्टर वीएस ब्लूम ने वर्गीकृत की हैं। और मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि इसमें आरोही क्रम में, अर्थात कठिनाई के स्तर के बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है। ज्ञान सबसे निम्न स्तर पर है और इवैल्यूएशन या मूल्यांकन सबसे उच्च स्तर पर है। और जैसा कि मैं पहले हमेशा आपसे कहती हूं कि ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष या कोग्निटिव डोमेन, इसका
बहुत ज्यादा प्रयोग एक अध्यापक और एक छात्र अध्यापक अपने शिक्षण के नियोजन में करता है। और पक्ष भी होते हैं प्रयोग, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। लेकिन ज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव डोमेन, इसके उद्देश्यों का प्रयोग सबसे ज्यादा कक्षा की परिस्थितियों में शिक्षण के दौरान एक अध्यापक द्वारा किया जाता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति भी, इन उद्देश्यों की प्राप्ति भी कक्षा के अंतर्गत ही कर ली जाती है। इसलिए इस पक्ष के उद्देश्यों को विस्तार से जानना हमारे छात्र अध्यापकों के लिए बहुत आवश्यक है। अगले पार्ट में मैं दूसरे पक्ष, हमारा जो अफेक्टिव डोमेन है, हमारा जो भावात्मक पक्ष है, उसके उद्देश्यों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।